ये है चैप्टर बेटा आपका नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज अ मैग्नेट। आई थिंक आप सभी को पता है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ खींचता है। इज इट ओके? लिखिए, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट इट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट iron or iron like substances which attract iron or iron like substances towards it. Magnetic substances, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो जो मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, जिन सब्सटेंस को मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है। द सब्सटेंसेस which can be attracted by a magnet is called magnetic substance या are called magnetic substance। बेटा यहाँ पर आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। अभी मैंने चाहे डेफिनेशन में एक वर्ड बोला है आपको कि मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक मैग्नेट हमेशा अपनी तरफ खींचता है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिन्हें मैग्नेट रिपेल भी करता है, वो भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी हैं, लेकिन बाय नेमिंग इनको अलग अलग कैरेक्टराइज किया गया है। वी विल टॉक अबाउट दीज सब्सटेंसेस लेटर ऑन अगेन। इज इट ओके? सो वन मोर थिंग, अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक लाइन और अपने दिमाग में आज सेट कर लीजिए, एंड द लाइन इज दैट अ मैग्नेट कैन बी अफेक्टेड बाय अनदर मैग्नेट ओनली। एक मैग्नेट को एक दूसरा मैग्नेट ही अफेक्ट कर सकता है। नोट कीजिए बेटा। सो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? देखिए, जब भी वर्ड फील्ड का आता है, ये नाम तो मैंने जनरलाइज वे में भी आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, फिर से सुन लीजिए। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वर्ड फील्ड, तो विल टॉक अबाउट द स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर अगर आप किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर आते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर आते हो, तो वो मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस इस मैग्नेट की वजह से अफेक्ट होता है, यानी कि उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यानी कि जब भी आप इस मैग्नेट की सराउंडिंग में किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर आओगे और ये मैग्नेट उस पर अपना इफेक्ट डाले, तो ये सराउंडिंग इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और अगर कोई इस फील्ड से बाहर है सब्सटेंस, तो ये मैग्नेट उस पर अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा होता। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द स्पेस, एक बार सुन लीजिए फिर लिखवा देता हूँ। इट इज द स्पेस around a magnet in which another magnet or magnetic substance experiences some force. Am I clear? लिखिए डेफिनेशन। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। इसका जो SI यूनिट है बेटा वो टेस्ला होता है। SI यूनिट इज टेस्ला। कैपिटल T इसका सिंबल है। CGS यूनिट इज गॉस, कैपिटल G सिंबल है, एंड 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये इन दोनों में रिलेशन है। और मैग्नेटिक फील्ड को B सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल B। इज इट ओके? मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से हम लोग बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप। नंबर 1 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये तो समझ गए ना अब आप लोग, वेक्टर है, तो इसका मतलब अ फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम हो वो यूनिफॉर्म, और अगर कहीं भी डिफर कर जाए तो नॉन मैग्नेटिक। लिखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, अ फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if both magnitude as well as direction, both magnitude as well as direction is same, both magnitude as well as direction is same at each and every point of the region, at each and every point of the region is called uniform magnetic field, and it is represented by equidistant parallel line like this। इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, a field is said to be non-uniform, a field is said to be non-uniform if either magnitude or direction or both are different at different point of region, at different point of region, either magnitude or direction or both are different at different point of region। अब इस चैप्टर में ना एक छोटी सी बात और हमारे सामने बार बार आएगी बेटा, क्योंकि डायरेक्शन का खेल इसमें परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड होने वाला है। तो परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड, एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, अपवर्ड हमने वर्ड कब यूज करना है, आउटवर्ड वर्ड कब यूज करना है, या पॉजिटिव वर्ड कब यूज करना है। जब भी आपको प्लेन का नाम दे रखा हो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सिस का नाम लिख दीजिएगा। अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल दे रखा हो तो डायरेक्शन अपवर्ड दिखा देना, प्लेन वर्टिकल दे रखा हो तो डायरेक्शन आउटवर्ड बोल दीजिएगा। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड मान लीजिए कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिले तो हम उसे क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे जहां भी हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर इनवर्ड, और अगर मैं कहीं डॉट सिंबल लगा देता तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर आउटवर्ड या अपवर्ड। यानी कि सिंबॉलिकली ये ध्यान रखना है आपने, डॉट सिंबल आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और क्रॉस सिंबल इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, बेटा व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट इज, ये एक्सपेरिमेंट है क्या? बेसिकली अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ऑर्स्टेड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बड़ा सिंपल सी बात, ये तो नाम से पता लग रहा है। इन्होंने हमें ये प्रूव करके दिया कि जब भी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब तक की आपकी नॉलेज के हिसाब से मैं पूछूं व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैन यू टेल मी? मैग्नेट। कौन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? मैग्नेट बनाता है। लेकिन ऑर्स्टेड ने हमें कुछ और बातें भी बताई। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, और उन ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इज इट ओके? व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वायर लिया जिसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखा, ये वायर, और इसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखा, और उन्होंने इस वायर के अंदर करंट पास करवाया। What he observed कि जब हम इस वायर में करंट पास करवाते हैं तो इसके नीचे रखा हुआ ये मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि हिलने लगता है, इधर उधर डिफ्लेक्शन शो करता है।
अगर मैं इस वायर में से करंट फ्लो करना बंद कर दूं तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी बंद हो जाता है। और अगर मैं इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है। मतलब कैसे, मान लो पहले नॉर्थ पोल इधर भाग रहा था और मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा रिवर्स कर दिया लाइक दिस, तो फिर नॉर्थ पोल ऐसे भागने लगेगा। इज इट ओके? दिस इज व्हाट ही टोल्ड एट दैट टाइम। सबसे पहली बात जो यहां पर आपको समझनी है, ये डिफ्लेक्शन किधर हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि भाई जब करंट फ्लो किया हमने वायर के अंदर तो नीचे रखा हुआ मैग्नेटिक नीडल, नीचे या ऊपर कहीं भी रख लो आप इसे, डिफ्लेक्शन रहेगा। नीचे रखा हुआ मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्बेंस से शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। व्हाट इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वो सिंपल सी बात भाई, अपने आप को वो हिला नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई तो ऐसी ताकत थी ना जिसने इस नीडल को डिफ्लेक्ट किया है, तो उन्होंने इस ताकत का नाम रखा मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने कहा कि भाई जब इस वायर में से करंट पास किया ना तो इसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया था जिसने इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया। ना तो क्वेश्चन इज कि उन्होंने इसे मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों कहा, उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं कहा? यस बोलिए, उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं कहा? इन्होंने इसे मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए कहा क्योंकि एक मैग्नेट को अगर डिस्टर्ब करने की ताकत थी तो वो दूसरे मैग्नेट के अंदर ही थी, कोई और फील्ड उस मैग्नेट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। दैट इज व्हाई ही कंक्लूडेड दैट कि व्हेन एवर सम करंट पासिस थ्रू अ वायर इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसी चीज़ को उन्होंने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एम आई क्लियर? इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आपको बस लिखवा देता हूँ। सो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो यही है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर, अब थोड़ा सा यहाँ से एक बात और समझिए। देखिए जब किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अ मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, लिखिए और करके लिखिए, अ मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि इतना डिस्कशन तो हमने अब कर लिया यहाँ पर कि जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो ये निडल में डिफ्लेक्शन होगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज ये डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा, ये नॉर्थ पोल किधर जाएगा, ये बात आपको समझनी है। आप इसको ध्यान से देखिए बेटा। इसको समझने के लिए आप ऐसे सोचो, जैसे ये मान लो एक मैग्नेट है और ये एक नीडल है, ठीक है, या ये वायर है, सॉरी ये मैग्नेटिक नीडल है, ये वायर है। इस वायर के अंदर जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस, और ये नीडल है, इसका नॉर्थ पोल इधर, ये कैप नॉर्थ पोल मान लीजिए और ये वाला एंड जो है वो साउथ पोल मान लीजिए। पहले तो डिफ्लेक्शन समझिए, डिफ्लेक्शन कैसे होता है। डिफ्लेक्शन ये देखो, इस डायग्राम के हिसाब से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिफ्लेक्शन वायर की तरफ जा रहा है, आपको ऐसे फील हो रहा होगा जैसे ये डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, इधर लेफ्ट और राइट, ये डिफ्लेक्शन है, लेफ्ट या राइट। तो ये डिफ्लेक्शन किधर होगा, इसके लिए अब हमारे पास एक रूल है, एंड दैट रूल इज नेम्ड एज एम्पियर स्विमिंग रूल। पहले इस रूल को लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एम्पियर स्विमिंग रूल, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, imagine a person is swimming, imagine a person is swimming in the direction of current in the wire, then the deflection of the north pole placed below the wire is always towards his left hand, towards his left hand। देखिए वो क्या कहते हैं, ये कहता है कि मान लीजिए एक आदमी जो है ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में तैर रहा है, स्विम कर रहा है। सपोज करो ये पर्सन है एंड दिस पर्सन इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट।
ये पर्सन इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, लाइक दिस, इधर जा रहा है। तो जो नीडल नीचे, ध्यान से समझना बेटा, ये मान लो वायर है, एक आदमी करंट ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ये आदमी ऐसे तैर रहा है, मान लो ऐसे ही है ना, तैरेगा तो ऐसे ही जाएगा ना, जैसे मैं खड़ा हूँ बेटा। तो राइट हैंड साइड तो इधर की तरफ होगा, ये तैर रहा है, ऐसे तैर रहा है, तो ये छोटी वाली उंगली जो है वो राइट को शो करेगी और बड़े वाली उंगली लेफ्ट को शो करेगी, ऐसा ही होगा ना, क्लियर हो गया। तो ये क्या रूल कहता है कि भाई मान लो एक आदमी जो है जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ये वायर है और करंट की डायरेक्शन बेटा आप ऐसे मान लो, ऐसे जा रही है। तो जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल एक है, मैं ये मान रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना कि ये करंट की डायरेक्शन है, नीचे नीडल रखा हुआ है, नॉर्थ पोल इधर है। तो आदमी अगर ऐसे तैरेगा तो लेफ्ट हैंड किधर की तरफ जाएगा, इसका अंगूठे की तरफ जाएगा ना, लेफ्ट हैंड अंगूठे की तरफ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो सीधा बात बोले अंगूठे की तरफ। तो जो नॉर्थ पोल है ना, ये ऐसे तैरेगा तो अंगूठा इधर की तरफ है ना, आपकी तरफ है ना। तो ये जो नॉर्थ पोल है नीचे कैप वाला हिस्सा, ये हमेशा इसके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, आदमी ने इस डायरेक्शन में स्विम करना है, नॉर्थ पोल नीचे रखा हुआ है ऐसे, तो ये ऐसे चला जाएगा। और मान लो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर गई तो ऐसे हो गई, नॉर्थ पोल तो यही है, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड उसका दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी कि जो डिफ्लेक्शन है नॉर्थ पोल का, जो वायर के अंदर करंट है वो डिसाइड करेगा। और स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग ये हमेशा उस आदमी के लेफ्ट हैंड की तरफ जाने वाला है। हमें क्लियर? अगर मैं टेक्निकली एक बात करूं तो इस रूल को हम स्नो रूल कहते हैं। दिस रूल इज आल्सो नेम्ड एज स्नो रूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज करो किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और एक नीडल इस वायर के नीचे है, यानी कि ये वायर इस नीडल के ऊपर है, साउथ टू नॉर्थ ओवर, ओ का मतलब ओवर, देन नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा? वेस्ट की तरफ जाएगा। यानी कि अगर करंट आपका साउथ से नॉर्थ जा रहा है इसके हिसाब से, और वायर इस नीडल के ऊपर है, तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ जाएगा इस रूल के हिसाब से। इज इट ओके? ये है डायरेक्शन का हिसाब। अब आपको कुछ पूछना है तो बताइए। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1 अ मैग्नेट, नंबर 2 a current carrying conductor, current carrying conductor. Now our next topic is Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. So what this law is saying? बेटा अभी हमने पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। तो क्वेश्चन है जी हाउ मच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज, कितना वो मैग्नेटिक फील्ड होने जा रहा है, ये आपको पता लगाना है। तो ये जो लॉ है बायोट-सावर्ट लॉ हमें बताता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होने जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बिल्कुल ऐसा लॉ है जैसे आपने प्लॉन्क्स लॉ पढ़ा था डायरेक्ट, उसी के हिसाब से बात करें। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटे, ये कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का हो सकता है, एंड सपोज इट कैरी ए करंट आई इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, और आपको किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो आप इस पॉइंट पर। इज इट ओके? तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कई बातों पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, वो डिपेंड करता है कि इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना पास कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि ये पॉइंट इससे कितनी दूर है, इवन कितने एंगल पर है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। जब भी आप बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आप इस वायर पर एक छोटा करंट एलिमेंट इमेजिन करेंगे। करंट एलिमेंट, ओके, एक छोटी लेंथ मानेंगे, उसे हम करंट एलिमेंट माना करेंगे। इसे dl वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dl वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन वही मानेंगे जो करंट की डायरेक्शन होती है। ओके, यहां से ये P पॉइंट r डिस्टेंस पर मान लीजिए, ये पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो आप, r वेक्टर है। इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है,
तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर पर। नंबर 1 अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक बार समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड को मैं DP सिंबल लिख लूँ क्योंकि स्मॉल की वजह से निकालना चाह रहे हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। नंबर 2 it is directly proportional to length of the conductor. Number 3 it is directly proportional to sine of angle theta. And number 4 it is inversely proportional to square of the distance. पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इज इट ओके? करिए नोट यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ बेटा। इन सबको कंबाइन कर दो बेटा, तो देखो क्या बनेगा। dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है dB इक्वल टू k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ और यूनिट होता है बेटा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एंड व्हाट अबाउट म्यू नॉट? म्यू नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे वहां परमिटिविटी वर्ड आता था, यहां परमेबिलिटी आता है बेटा। वहां परमिटिविटी आता था, यहां परमेबिलिटी आता है। तो dB की वैल्यू क्या हो गई? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r। ओके बेटा, चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो अब टेक्निकल बातें हैं, जहाँ तक बात फॉर्मूले की है वो तो डिजाइन कर लिया। अब थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, वेक्टर फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो थीटा एंगल है ये कौन से दो वेक्टर के बीच में लाई कर रहा है? थीटा एंगल कौन से दो वेक्टर के बीच में लाई कर रहा है? तो आपको नजर आएगा यहाँ पर, देखो थीटा एंगल लाई कर रहा है dl वेक्टर में और r वेक्टर के बीच में। dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में। ठीक है? एक तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका थीटा एंगल है वो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में। अच्छा एक चीज देखना बेटा, अगर मैं आपको कहूँ dl क्रॉस r कैप, इसे सोल्व करो, कैन यू गिव मी द आंसर? a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या होती है? a इंटू बी मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड होते हैं, इंटू साइन थीटा। मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो a क्रॉस b इक्वल टू a b साइन थीटा। इज इट ओके? मतलब dl साइन थीटा। सो क्या मैं dl साइन थीटा को dl क्रॉस r कैप लिख सकता हूं? से यस और नो? समझ में आ रहा है? तो इसे वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, तो जस्ट रिप्लेस इट। सो dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में आ गए, dl साइन थीटा को मैंने dl क्रॉस r कैप लिख लिया। रिमेंबर इट, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। अब r कैप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आप जानते हो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है भाई। अगर आप मैथमेटिकली इसे यहाँ रिप्लेस करो तो dB वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर। और देखो ये r नीचे आएगा, एक r ये r स्क्वायर ऑलरेडी है, तो r स्क्वायर इंटू r हो गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। इस फॉर्मूले में आपको नजर आएगा
कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसमें डीएल क्रॉस आर आ रहा है, डीएल क्रॉस आर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये तो हम जानते भी हैं, और यहाँ से भी प्रूव हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होने वाला है। अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो पक्का है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, आप चेक कीजिए। देखो इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पहले नंबर पे कौन सा वेक्टर है, डीएल, और दूसरे नंबर पे आर, तो आप डीएल से आर की तरफ रोटेट करोगे थ्रू स्मॉलर एंगल, ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ये रहा डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, और आर वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान से सुन लो, आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ रहेगी। आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर है, करंट एलिमेंट इधर है, तो ये आपके आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो डीएल से आर की तरफ घूम जाओ, बोले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन बताओ, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी। सो द डायरेक्शन लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड। एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इक्वल टू, एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप is placed at the origin, is placed at the origin as shown in diagram, as shown in diagram, and carries a current of 2 ampere, and carries a current of 2 ampere find out the magnetic field at a point P on the y-axis, magnetic field at a point P on the y-axis at a distance of 1 meter due to the element delta x equal to 1 centimeter, give the direction of field produced। देखो ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है जो आपने बनाया, राइट। अब सॉल्यूशन देखो, आपको पता है बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं। आप सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बोलो बेटा कितनी होगी, 10⁻⁷। आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर, डीएल कितना होगा, ये करंट एलिमेंट 1 × 10⁻², 1 × 10⁻², साइन थीटा, थीटा बोलो कितना होगा 90 डिग्री। ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा, ये आई वेक्टर सॉरी ये आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन आर आपको दे रखा है 1, तो 1 स्क्वायर, साइन 90 1 होता है, तो आंसर आ गया 2 × 10⁻৯ टेस्ला। अगर जहां तक न्यूमेरिकल का सवाल है, वैल्यू पुट करने का सवाल है, तो आंसर आ गया, बड़ा सिंपल सा आंसर है। इज इट ओके? अब आ जाइए डायरेक्शन। यस, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन देखो बेटा, आई डीएल से आर की तरफ रोटेशन देखना आपने, आई डीएल आपका ये रहा, आर ये रहा, तो रोटेशन हो गया, क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बड़ा आसान तरीका है। अब इसी को आप दूसरे तरीके से समझिए, दूसरे तरीके से एक बार और देखिए। देखो इस केस में आपको आई कैप जे कैप की टर्म में समझना हो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले से सॉल्व करना हो उसको, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना। अब आई डीएल पहले है, यानी कि आई कैप पहले है, क्रॉस में आर वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है जे कैप, तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन होगी भाई मैग्नेटिक फील्ड की।
क्योंकि आइडियल क्रॉस आर वेक्टर है ना, आइडियल पहले नंबर पे है, आर वेक्टर दूसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस, दूसरे नंबर की डायरेक्शन वाई एक्सिस, आई क्रॉस जे का आंसर बोलो के कैप, वो प्लस या माइनस प्लस, तो प्लस के कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? तो बायोट सेवर्ट लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशन, मतलब काम क्या करता है बायोट सेवर्ट लॉ? सबसे पहली बात तो ये, तो इट हेल्प अस टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। अगर मैं आपकी बुक के हिसाब से बात करूं तो दो एप्लीकेशन आपकी बुक में दे रखी हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, और उसके अलावा भी हम कुछ और शेप के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके सिलेबस में सिर्फ सर्कुलर कॉइल का केस है, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग सम कॉन्सेप्ट ऑन स्ट्रेट लाइन। तो पहली हेडिंग जो हमारी है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ये ध्यान रखना आप सभी। डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये जानिए। मान लो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और आप इसकी वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। करंट इसमें I फ्लो कर रहा है बेटा, I इज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है। यहाँ एक बात जाननी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मैंने इसे R नहीं माना है, आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज R। ये बात ध्यान रखना बेटा, जब भी आप बायोट सेवर्ट लॉ के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें R और थीटा फिक्स हैं, आप उन्हें चेंज ना करें। बायोट सेवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो dB है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर है। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो देखो इसमें आप एक करंट एलिमेंट मानते थे DL, जिसकी वजह से ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो R डिस्टेंस है वो DL से P की तरफ है, DL से P की तरफ का जो डिस्टेंस है वो R है। उसके अलावा अगर इसमें और कोई डिस्टेंस होगा कुछ और नाम रखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे R की वजह मान लो A मान लिया होता तो फिर फॉर्मूले में यहाँ A स्क्वायर आता, लेकिन अब हमारी जुबान पर ये फॉर्मूला चढ़ चुका है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्म में ये फॉर्मूला हमारी जुबान पर आ चुका है, तो बार बार हम R ही बोलेंगे, बार बार थीटा ही बोलेंगे। इसलिए अगर आपने R किसी और को मान लिया तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। थीटा ये वाला एंगल है, अगर आपने इसे थीटा के अलावा कुछ और मान लिया तो या तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, मान लो मैं इसे फाई मानूंगा तो फिर मुझे यहाँ साइन फाई लिखना पड़ेगा ना, या वहाँ आपने थीटा किसी और चीज़ को मान लिया और इसमें साइन थीटा लिख दिया तो फिर गलती होगी। तो ये ध्यान रखना है आपने कि R और थीटा फिक्स हो चुके हैं। R पॉइंट करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक के डिस्टेंस को लेंगे और थीटा DL और R के बीच का एंगल। उसके अलावा अगर और कोई डिस्टेंस या एंगल आप लोगों को मार्क करने हो उन्हें R और थीटा के अलावा प्लीज़ कुछ भी ले लीजिएगा, लेकिन R और थीटा मत लेना। है मैं क्लियर? नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि हमारा पहला ही फॉर्मूला ये लिखोगे आप डायरेक्ट, और इसमें R और थीटा कुछ और चीज़ें हैं। दैट इज वाई आई एम टेकिंग दिस डिस्टेंस एज ए, मैंने इसे A मान लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज इट ओके एवरीवन? कुछ पूछना चाहोगे? तो ये A हो गया बेटा। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, वैसे तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है हमारा। नाउ राइट डाउन द डायरेक्ट आंसर फॉर इट। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर। सपोज कीजिए ये एंगल, ये एंड इस पॉइंट P पर एक एंगल फाई 1 बना रहा है, और ये एंड इस एंड पर जो एंगल बना रहा है वो फाई 2 बना रहा है। तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नोट कर लो बेटा इस फॉर्मूले। देखो इस क्वेश्चन में भी करंट की डायरेक्शन पता है आपको, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऊपर करंट जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा इधर है, तो आर वेक्टर तो इधर ही होगा ना भाई। आर वेक्टर लेने का तरीका बताया था ना आपको कि जो एरो आपको करंट का दिखा रखा है उससे पीछे एक पॉइंट मार्क कर लो और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ लाइन खींच लो, ये आर वेक्टर हो गया। इज इट ओके? तो आर वेक्टर हो गया तो करंट से आर की तरफ घूम जाओ, ये कौन सी रोटेशन हुई बोलना जरा? क्लॉकवाइज। तो आंसर विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। बोले समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो बेटा, सभी ध्यान से देखिए प्लीज। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ मुझे पता है। सपोज करो कोई मुझसे कहता है कि ये कंडक्टर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो इनफाइनाइट लेंथ तो रिजल्ट क्या होता? जरा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, आपको सारी बातें क्लियर होगी। अगर इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ती चली जाए, मान लो बढ़ती चली जाए, और ये लेंथ इतनी होती, तो अब जो एंगल है आपका φ1 वो ये हो जाता। ये वैल्यू बताओ पहले से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा आएगी। अगर ये कंडक्टर और बड़ा हो जाता तो ये एंगल और बढ़ता चला जाता। इज इट ओके? जितना ये ऊपर की तरफ जाएगा उतना ये एंगल। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब ये लाइन सीधी होती चली जाएगी, सीधी होती चली जाएगी, ऐसे ये लाइन सीधी होती चली जाएगी, सीधी हो रही है ना? तो जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट सीधी हो जाएगी। व्हाट अबाउट दिस एंगल नाउ? 90 डिग्री। ये एंगल 90 हो जाएगा। ऐसे आप नीचे सोचो तो नीचे भी ऐसे ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसे पुट करो बेटा इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ φ1 φ2 90 हो गए। इस वाली इक्वेशन के अंदर आप इसे पुट कर दीजिए। φ1 φ2 दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी। sin 90 हो गया। sin 90 1 होता है तो 1 + 1 हो गया, 1 + 1 2 आ गया, और 2 से इस 2 को काट दिया तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो ये आपका रिजल्ट आया कि अगर कंडक्टर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, या जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर कंडक्टर बहुत बड़ी लेंथ का आपको दे रखा हो, लेंथ उसकी डिफाइंड ना हो और लेंथ बहुत बड़ी दिख रखी हो, तो आप उसे इनफाइनाइट लेंथ का मान लीजिएगा। और ये रिजल्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है बेटा आपके क्वेश्चंस के अंदर। डायरेक्शन तो बिल्कुल वही रहेगी, और तो कुछ चेंज किया नहीं ना आपने, केवल लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ा है, तो डायरेक्शन तो बिल्कुल उसी मेथड से आएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इस केस में भी क्योंकि आपने करंट की डायरेक्शन नहीं बदली है, आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की लोकेशन नहीं बदली है। सो ये नया केस है। इस केस को एक बार स्टडी करते हैं, ध्यान से देखिए। वैसे इस डायग्राम में ही दोबारा समझने की कोशिश करो। मैं इस डायग्राम को दोबारा यहाँ बनाता हूँ बेटा एक बार। ये कंडक्टर है, ये फाइनाइट लेंथ का था, ये पॉइंट पी है, ये ए आपका डिस्टेंस है, ये एंगल है हमारे φ1 और φ2। एंगल देखो, जो φ1 और φ2 है वो कौन सी दो लाइनों के बीच में है? एक ये परपेंडिकुलर लाइन और एक इस पॉइंट को एंड से मिलाने वाली लाइन। अगर मैं मान लो इस पॉइंट पी को यहां शिफ्ट कर देता हूं, यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो एक एंड तो अब भी इनफाइनाइट पर है ना भाई, और जब कोई एंड इनफाइनाइट पर होगा तो उसका एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ये दूसरा एंड इनफाइनाइट पर है, इसलिए φ2 तो यहाँ पे 90 हो गया। अभी पिछला केस जो किया था आपने। लेकिन अब जरा इस एंड का एंगल देखना, यहाँ दो लाइनें ड्रॉ करो। एक तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया, और दूसरा इस पॉइंट को एंड से मिलाने वाली लाइन। तो इस पॉइंट को एंड से मिलाने वाली लाइन भी यही होगी, तो दोनों लाइनें सेम होगी ना। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल नाउ? 0 डिग्री। तो यहाँ φ1 हो जाएगा 0 डिग्री, φ1 हो गया 0 डिग्री। बोले बेटा ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों वैल्यू को फिर से आप उसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। पुटिंग बोथ वैल्यू दे तो आपका रिजल्ट देखिए क्या आता है। sin 0 + sin 90, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया देखना, जो μ0/4π
आई अपॉन ए, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड ऑफ द कंडक्टर। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्केयर गिवन है, इसकी लेंथ मान लो आप कुछ भी मान लीजिए, लेट इट विल बी 2a मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं, ओके। और इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है I, और I की डायरेक्शन ये इमेजिन कर लेते हैं लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? नाउ द प्रोसीजर सुनिए। पहले मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड काम करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो कैसे निकलेगा? वेक्टर अलजेब्रा से निकलेगा। सिंपली ऐड तो नहीं होगा, वी हैव टू सी द डायरेक्शन। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इसमें देखो कि कितने डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, तो आपको नजर आएगा यहाँ 4 कंडक्टर हैं। एक ये वाला कंडक्टर सोच लो, एक ये कंडक्टर इमेजिन कर लो, एक ये कंडक्टर इमेजिन कर लो, एक ये कंडक्टर इमेजिन कर लो। भाई यहाँ 4 कंडक्टर हैं, ए बी सी डी। तो इसका मतलब एक तरीके से ये सोचा आपने, यहाँ 4 डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। इट मीन्स इस पॉइंट पर जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ 4 मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं। कितने मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं? 4 मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं। तो बारी बारी से चारों मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर उनकी डायरेक्शन देख लेंगे और उसके बाद उनको डायरेक्शन के हिसाब से ऐड कर देंगे। बेसिकली क्या है, ये चारों कंडक्टर फाइनाइट लेंथ के हैं, तो फाइनाइट लेंथ का क्वेश्चन भी हो जाएगा और एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब चलो सोचो बेटा, ये कंडक्टर AD है और इस कंडक्टर के बारे में बात करते हैं क्योंकि पहले ये कंडक्टर बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है ना, इसके हिसाब से ये डिस्टेंस बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? A होगा। ओके, ये एज है इस कंडक्टर के, एज इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाएंगे ये ढूंढिए आप। बोलो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। और व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये भी 45, क्योंकि टोटल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अदरवाइज आप सिंपली भी सोच सकते हो भाई मुझे तो साइन φ1 निकालना है। साइन φ1, साइन थीटा की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइड A है तो ये साइड कितनी होगी? ये भी A होगी, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, √2a आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू A अपॉन √2a, तो कितना हो गया? 1/√2। और साइन 45 भी 1/√2 होता है। देखो स्क्वायर के केस में तो मुझे ये एंगल पता है, ये 90 डिग्री होता है, लेकिन हर केस में ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है। मान लो रेक्टेंगल का केस होता तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ता जैसे मैंने अभी आपको बताया। बेटा मेरी मजबूरी नहीं है कि मुझे φ1 निकालना है, मेरी मजबूरी है मुझे साइन φ1 निकालना है। φ1 मुझे पता है तो साइन φ मैं आराम से पता लगा सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आप ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन φ की वैल्यू निकाल लें। तो इस पर्टिकुलर केस में पहचान बिल्कुल क्लियर हो रही है, φ1 और φ2 दोनों एंगल बिल्कुल क्लियर है आपके पास 45 डिग्री। तो φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 45 डिग्री। करंट वही I मान लेते हैं हम लोग। तो बोलो पहला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? V1 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A। ये A है। व्हाट इज A? पहले तो ये सोचो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। और इस क्वेश्चन में बाय चांस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने सिंबॉलिकली A ही माना हुआ है, तो ये A बन रहा है। तो I/A साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 1/√2 होता है, तो μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 हो गया। 2/√2 को करोगे आप काटोगे तो √2 बच जाएगा ना भाई? यस सर। तो इसका मैथमेटिक्स के हिसाब से √2 आंसर आएगा।
तो ये आंसर आ गया √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये पहला मैग्नेटिक फील्ड आ गया V1। बोले सबको क्लियर? सिमिलरली आप ए बी की वजह से निकालो। देखो जब आप ए बी की वजह से निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट होगा भाई। डायग्राम को दोबारा सोचो, ये ए बी है और ये पॉइंट पी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। ये कितना होगा इस बार? वही ए होगा, साइड बेटा 2 है तो अंदर आधा डिस्टेंस जो है वो ए के बराबर ही रहेगा ना। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये ए हो गया। वही एंगल अगर आप चेक करोगे तो ये एंगल कितना होगा बोलो? वही 45। तो सेम रिजल्ट आएगा। ऐसे अगर इसके हिसाब से सोचोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ऐसे इसका मतलब इस केस में V1 = V2 = V3 = V4। ये चारों वैल्यू जो है वो क्या आएंगी? सेम आएंगी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बेटा यहाँ तक आप एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। जब आपने सारी मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है, इसके बाद हम डायरेक्शन देखेंगे। सिंपली आप इन्हें ऐड नहीं कर दोगे भाई, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपने चारों मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी है, चारों मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन में सेम आ रही है ना। तो स्टेप नंबर 2 आप इनकी डायरेक्शन चेक करोगे। जब देखो बेटा ये जा रहा है करंट ऊपर की तरफ, तो इसको मैं आर वेक्टर मान सकता हूँ ना। इससे पीछे से हमने एक आर वेक्टर डिजाइन करना है ना। चेक द रोटेशन क्लॉकवाइज, इसका मतलब इनवर्ट। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट आएगी। इसको चेक करो, ये करंट की डायरेक्शन और ये आर वेक्टर हो गया भाई। ये देखना जरा, ये भी क्लॉकवाइज इनवर्ट, ये आर वेक्टर हो गया। ये चेक करो, ये भी इनवर्ट। ये करंट जा रहा है, इससे पीछे मैंने आर वेक्टर ले लिया, ये भी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर इनवर्ट। चारों डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है, इसका मतलब चारों ही डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर इनवर्ट जाएंगी। इट मीन V1 V2 V3 V4 ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। अगर सभी सेम डायरेक्शन में है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई? सो B = ऐड करते हैं सबको, V1 + V2 + V3 + V4। तो टोटल वैल्यू चारों इक्वल है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 4√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैंसिल कर दोगे आप, तो √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर इनवर्ट। ये आपका आंसर आएगा बेटा। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड में। इसमें ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। आपको इसके सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट ABC ये मान लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैं ये बता देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है आप इसे x मानकर चलना। आप क्या मान लेना? इसे x मान लेना। हालांकि वैसे तो अगर मैं साइड दूंगा तो x निकालना आपके लिए थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी मैथमेटिकली। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी आपको बचा रहा हूँ। हालांकि आपको बताऊँ तो तरीका कैसे होता है अगर ये डिस्टेंस निकालना पड़े, ये साइड दे रखी हो तो। जो सेंट्रॉइड होता है वो इस पूरी लेंथ को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप पहले पूरी लेंथ निकाल लोगे और उसके बाद आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बोल दिया है कि आप इसे x लेकर चल रहे हैं। सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस x ले लें, सॉरी ऊपर वाला नहीं, ये वाला डिस्टेंस आप x ले लें। इज इट ओके? आप कैलकुलेट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। प्लीज डू इट। देखो बेटा सॉल्यूशन देखो। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस बार ये एंगल 60 डिग्री के बनेंगे। तीनों मैग्नेटिक फील्ड सेम आएंगे, ये तो पक्का है। सिमेट्री भी नजर आ रही है आपको। तो B1 B2 B3 तीनों इक्वल आ जाएंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, इस बार a को इसने x दिया हुआ है, I/x sin 60 प्लस sin 60। sin 60 किसके बराबर होता है?
√3/2 प्लस √3/2 तो √3 बच जाएगा। तो ये आ गया μ0/4 I√3/x। और तीनों की डायरेक्शन देखो, करंट इधर जा रहा है, आर इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएंगे बेटा, तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएंगी। इज इट ओके? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B कम्स आउट टू बी B1 प्लस B2 प्लस B3। इन सबको ऐड कर देना तो आंसर आ जाएगा 3√3 μ0I/4πx। ये आपका आंसर रहेगा। एंड परपेंडिकुलर आउटवर्ड विल बी द डायरेक्शन फॉर इट। बोले कर पाओगे? A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Gave the magnitude and direction of magnetic field at a point 2.5 meter east of wire. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करंट दे रखा है 50 एम्पियर नॉर्थ टू साउथ। ये करंट की डायरेक्शन है भाई 50 एम्पियर। एक पॉइंट आपको दे रखा है जो 2.5 मीटर है ईस्ट ऑफ वायर, यानी कि यहाँ वो पॉइंट है जो यहाँ से 2.5 मीटर पर है। इज इट ओके? थीटा तो हो गया 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया नहीं। वायर की लेंथ डिफाइन नहीं है तो आप इसे इनफाइनाइट लेंथ का क्वेश्चन मानकर चलोगे। आई की वैल्यू 50 होगी, ए की वैल्यू 2.5, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो μ0/2π है ये, तो μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4π × 10⁻⁷। μ0/4π 10⁻⁷ होता है ना, तो μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ हो गई। इस फॉर्मूले में पुट करो तो B कम्स आउट टू बी 4π × 10⁻⁷/2π। I की वैल्यू आपके पास 50 है और A की वैल्यू आपको दे रखा है 2.5। इसको सोल्व कर लेना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। और रही बात रोटेशन की तो बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा आपको। एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर अपवर्ड विल बी द डायरेक्शन। ये आपका आंसर रहेगा। तो इसका जो आंसर आता है वो है 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, दिस विल बी द आंसर फॉर यू। इस डायग्राम में बेटा आपको ये एक डायग्राम है, दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। ये एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस भी आपको मार्क कर रखा है A ईच दोनों तरफ से। आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। लेकिन क्वेश्चन दो हैं। पहला क्वेश्चन, बोथ कंडक्टर लाइंग इन सेम प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में है तो क्या होगा, और दोनों अगर डिफरेंट प्लेन में है तो लाइंग इन डिफरेंट प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बोथ कंडक्टर लाइंग इन सेम प्लेन एंड बोथ कंडक्टर लाइंग इन डिफरेंट प्लेन। बनाइए इस डायग्राम को बेटा। तो P पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड काम करेंगे, एक पहले कंडक्टर की वजह से, एक दूसरे कंडक्टर की वजह से। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B1 = μ0I1/2πa और B2 कितना हो जाएगा, μ0I2/2πa। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आ गए 1 और 2। जब आपने दोनों मैग्नेटिक फील्ड लगा लिए, निकाल लिए, तो आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोलिए क्या होगा, डायरेक्शन। बताओ पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो बेटा। ये करंट जा रहा है नीचे, ये आर वेक्टर हो गया, करंट से आर की तरफ घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन बोलिए, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और सेकंड केस में देखना भाई, करंट इधर जा रहा है, आर इधर जा रहा है, बोलो एंटी क्लॉकवाइज। ये भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गए। अब आप बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड
क्वेश्चन यहां से आगे समझने का है बेटा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये जितना आपको ये नजर आ रहा है। आराम से सोचो, आराम से समझिए। अगर ये दोनों सेम प्लेन में है, मैं पहले सेम प्लेन की बात करता हूं। मान लो दोनों एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा एक्सिस होगी? जेड एक्सिस होगी। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस होगी? जेड एक्सिस होगी। ये बात तो क्लियर हो गई ना। अगर ये दोनों एक ही प्लेन में, मान लो दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड एक्सिस के अलोंग आ गई, और जेड एक्सिस में भी दोनों आउटवर्ड आ रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस आ रही है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का सम हो जाएगा B = B1 + B2। ऐसा भी हो सकता था एक आउटवर्ड चली जाती है, एक इनवर्ड चली जाती, तो इन दैट केस एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एक्सिस होता, तो फिर दोनों को सब जो है आप क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, B1 - B2 आ जाता। बोले इतनी बात क्लियर हो गई। तो दोनों को आपने ऐड कर दिया, μ0/2π a कॉमन आ गया, μ0/2π a कॉमन आ गया, अंदर बच गया बेटा I1 + I2, और नेट आंसर आ गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहां तक कुछ पूछना चाहेंगे? इसको नोट करो पहले आप। अगर ये डिफरेंट प्लेन में है, सेकंड केस की बात कर रहा हूं आपसे मैं, अगर ये डिफरेंट प्लेन में है, दो प्लेन इमेजिन कर लो आप अपनी मर्जी से, मान लो एक एक्स वाई मान लो, दूसरा वाई जेड मान लो। अगर ये एक्स वाई प्लेन में एक कंडक्टर एक्स वाई प्लेन में होता, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस होता? जेड एक्सिस। और दूसरा कंडक्टर अगर आपका वाई जेड प्लेन में है तो एक्स एक्सिस होता। इसका मतलब सीधी बात है, अगर अलग अलग प्लेन होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के जो एक्सिस होंगे वो भी अलग अलग आएंगे। बेटा इनवर्ड आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो बात की बात है, लेकिन एक्सिस तो अलग अलग आएंगे ना। अगर एक एक्स आएगा तो दूसरा वाई आ सकता है, जेड आ सकता है। अगर एक जेड आ गया तो दूसरा एक्स या वाई आ सकता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ये मैग्नेटिक, ये दोनों कंडक्टर अलग अलग प्लेन में हैं, तो इन दोनों कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग एक्सिस के अलोंग आएगा। एक एक्स एक्सिस पे आ गया, दूसरा वाई एक्सिस पर आ गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वट एवर विद एक्सिस, पॉजिटिव या नेगेटिव आप देख लीजिए, वो बनाएंगे हमेशा 90 डिग्री का एंगल। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस केस में आएगी जब वो सेम प्लेन की वजह कौन से प्लेन में है? डिफरेंट प्लेन में, तो हमेशा B = √B1² + B2² से निकलेगा भाई। समझ में आया ऐसा क्यों? क्योंकि पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिन करो एक्स वाई प्लेन है पहला कंडक्टर, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस आएगा। दूसरे कंडक्टर का प्लेन वाई जेड मान लीजिए। आपको वाई जेड क्यों माना मैंने? क्योंकि डिफरेंट प्लेन उसने दे रखे हैं हमें। अगर दूसरे कंडक्टर का प्लेन वाई जेड प्लेन है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस आएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड जेड और दूसरा एक्स। पॉजिटिव या नेगेटिव तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डायरेक्शन के हिसाब से बता देंगे, लेकिन बनाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल ही ना बेटा हमेशा। और जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला √B1² + B2² होल अंडर से आने वाला है। ओके, कैन यू डू इट नाउ? वैल्यू पुट करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कर लीजिए बेटा पूरा ऐसे। तो स्ट्रेट कंडक्टर में नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बेसिकली हमने पढ़ना है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी आएंगी इस केस में। आपको ये तो सभी को पता है बेटा कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन आती है, और यूनिफॉर्म नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का नेचर, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर अगर बताना हो तो हमारे पास एक रूल आता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। लिखिए, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड in a straight conductor is given by right hand thumb rule.
सो राइट हैंड थंब रूल की स्टेटमेंट लिखिए बेटा, राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल grip a conductor, grip a straight conductor, grip GRIP, grip a straight conductor in your right hand such that the thumb is in the direction of current, then the direction in which the finger curl will give the direction of magnetic lines of force, will give the direction of magnetic lines of force। ध्यान से देखो, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास, इज इट ओके? ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये राइट हैंड हो गया, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने इसे अपने राइट हैंड में ग्रिप करना है इस तरीके से कि करंट जिधर जा रहा है थंब उधर ही इशारा करे। करंट ऊपर जा रहा है तो थंब भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, उंगलियां आपने ऐसे इसको ग्रिप कर लिया, राइट? तो उंगलियां किस डायरेक्शन में मुड़ रही है? ये अगर मैं इस हिसाब से आपको दिखाऊं तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। आप आपके हाथ में एक आपका पेन आपके पास है, आप अपने राइट हैंड में पेन को ग्रिप करो, थंब को ऊपर की तरफ रखो और देखो जो उंगलियां मुड़ रही हैं बाहर से अंदर की तरफ आ रही है ना, सो दिस विल बी द नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो अगर करंट कंडक्टर में ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इज इट ओके? ये है नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, इज इट ओके? आप सभी बेटा एक बार अपने पेन को हाथ में रखिए और उसके बाद चेक कीजिए कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर आप ड्रॉ करें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, मान लीजिए करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट ऊपर जा रहा है। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इसलिए फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बेटा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के लिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगे और करंट ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज और करंट नीचे होता तो क्लॉकवाइज आ जाता।